ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव क्या है? ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव सर ये एक तरीका है वर्ल्ड को 3 ग्रुप्स में बाँटने का, वर्ल्ड की कंट्रीज़ को 3 ग्रुप्स में बाँटने का। अ, एक 2 ग्रुप्स में बाँटने का, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव से आपकी सारी कंट्रीज़ जो जिन्हें वर्ल्ड बैंक और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस के क्राइटेरिया हैं, उनके हिसाब से जिन्हें लो इनकम कंट्रीज़ मानते हैं या जो अभी डेवलपिंग कंट्री ही हैं, जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सेक्टर्स में, उन्हें ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव के अंदर लेते हैं। जैसे इंडिया या हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो पूरा ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव में आएगा। ठीक है।
ये बताइए कि हरियाणा सरकार आपका फॉरेस्ट को वनीकरण को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? सर ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, जीएम क्रॉप्स आपने सुना होगा, वो किस प्रकार से हरियाणा को Yes. पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रही है? हरियाणा की एग्रीकल्चर को, हरियाणा के एनवायरनमेंट को, हरियाणा के वाटर लेवल को, हरियाणा की प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर रही है? सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं जिन्हें इसलिए लाया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सकें, उनका हरियाणा और पंजाब दोनों के ही दोनों राज्यों में उसका जो मेजर इशू है वो है वाटर लेवल को कम करना। जैसे हरियाणा में हमें पता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल दिन ब दिन घटता जा रहा है और पंजाब में भी ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा वाटर लॉगिंग का भी इशू है हरियाणा में। तो एक तो ये कि वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा इरिगेशन चाहिए और अगर मॉनसून उतना अच्छा नहीं हुआ है उस वर्ष में तो ज़्यादा पानी निकाला जाता है ग्राउंड से, तो ग्राउंड वाटर लेवल इम्पैक्ट होता है। और दूसरा ये कि अगर एक या दो प्रकार की क्रॉप्स पे ही सिर्फ ध्यान दिया जाता है तो ये एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन का पर्सपेक्टिव आ जाता है जिसमें हो सकता है कि सिर्फ अगर आप इसीलिए क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आप मार्केट में बेच सकें, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नॉर्मल फार्मर्स की सब्सिस्टेंस पे भी सवाल आ सकता है और इन्वायरमेंट के लिए भी ये उतनी सस्टेनेबल नहीं है, उतनी हेल्दी नहीं है अच्छा, मुझे क्योंकि बताइए, हर टाइप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हरियाणा में आपका कहते हैं कि दूध दही का खाना बहुत फेमस डायलॉग है। आप मुझे बताइए कि हरियाणा की जो भैंसें हैं वो किस नस्ल की हैं? उनकी नस्ल बताइए, उनका नाम बताइए। सर ये मुझे नहीं पता। मुर्रा मुर्रा नस्ल है। ठीक है, थैंक यू अच्छा, सर। हरियाणा सरकार जो है हरियाणा को रिन्यूएबल एनर्जी में किस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रही है और उसके लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं? सर हरियाणा में जितना मैं जानती हूँ सोलर एनर्जी पे काफ़ी काम हो रहा है। ठीक है, जैसे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, गुरुग्राम में है वो एस्टैब्लिश और हरियाणा गुरुग्राम सरकार में की किस एक और पहाड़ी पर है? गुरुग्राम में किस पहाड़ी पर है वो? गुरुग्राम में सर अरावली गुरुग्राम में होती गवाल पहाड़ियों पर, है गवाल जो पहाड़ी, अरावली का पार्ट है गवाल पहाड़ी। अच्छा चलिए आगे बताइए। ओके सर। हाँ तो सर सोलर एनर्जी पे काम कर रही है सरकार, उसके अलावा विंड पे भी कर रही है शायद, विंड और बायो पावर पे इन। हाँ सर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है हरियाणा में जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है लेकिन एक ही है हरियाणा में फतेहाबाद और में, उस पे भी सरकार ने फतेहाबाद काम में। किया। अच्छा ओके। अच्छा, हरियाणा में आप, ठीक है, आपने बताया थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ कहाँ है? सर झज्जर में है तो हिसार, और बाकी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। पानीपत, फरीदाबाद, इनमें भी है। ठीक है सर। ओके, ये बताओ आप मुझे कि हरियाणा की मेन जो रिवर है वो कौन सी है और किस किस स्टेट के बीच में ये बाउंड्री बनाती है? सर मुख्य रिवर जो है वो तो यमुना है। वो यमुना नगर से मतलब यमुना पूरी हरियाणा में नहीं आती है लेकिन हरियाणा उसकी तरफ बसा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड यमुना नगर से शुरू होती है वो और नीचे पलवल तक जाती है। किस राज्य लगभग की सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। उसके सीमा? अलावा और भी नदियां हैं जैसे कि घग्गर, साहिबी, मारकंडा और राक्षी। ओके,
ओके, ये बताओ कि मुझे आपका टेलीमीटर क्या होता है? टेलीमीटर टेलीमीटर। चलिए, सर मुझे पंचामृत नहीं और पता। मिशन लाइफ, पंचामृत और मिशन लाइफ ये क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आई, आपने कुछ कहा अभी? पंचामृत और मिशन लाइफ पढ़ लीजिएगा, सर मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए थे। ये मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज जो है आपका, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? सर ये पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता और है। पॉपुलेशन के अलावा? पॉपुलेशन और जो कितनी पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल नहीं नहीं, एक्टिविटीज में इसके है अलावा, या और इसके डेंसिटी अलावा और कितनी है, बताइए, और बताइए इससे इसके अलावा। related। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। एक बार आप सर करेंगे आपसे। देखिए, हरियाणा बिल्कुल आप लैग कर रहे हो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हरियाणा बहुत लैग कर रहे हो आप। इवन की जो करंट अफेयर में मिशन लाइफ है, पंचामृत है, ये तो बहुत फेमस है, रोज न्यूज में आया बिल्कुल। आप वहाँ भी थोड़ा सा सही नहीं है कि वो तो कम से कम आप जो जर्नल चीजें हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पंचामृत और मिशन लाइफ बताया गया, तो वो आप जरूर बताइए। 5 जो आपका एम थे, 5 टारगेट दिए गए थे क्लाइमेट को चेंज को रोकने के लिए, तो उसको जरूर बताइए आप। तो बेसिक चीज़ों पे आप बिल्कुल जनरल चीज़ें उसको ना मत कहिए, ऐसे उसको ठीक है पता सर। होना चाहिए। हम आपकी उम्मीद रखते हैं कि आप ज्योग्राफी के टीचर हैं, लगने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पता हो आपको। और थोड़ा हरियाणा ज़रूर देखिएगा, उस पर काफ़ी आपने कभी काम नहीं किया है। ठीक है, Hello, थैंक यू। am I audible, Tanvi? यस सर, ऑडिबल है आप। Okay. Tell me something about yourself. सर मतलब अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताऊं? Yes. What you want to tell us? ओके। सर मैं एक पीएचडी फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स जियोग्राफी में किया है और अपना बैचलर्स भी जियोग्राफी में किया है। मैंने अपना मास्टर्स 2023 में ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप और आईसीएसएसआर के 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है और लास्ट ईयर मैं पीएचडी में एनरोल हुई हूँ। ICSS I किसमें किया सॉरी? IC आईसीएसएसआर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। अच्छा 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 आईसीएसएसआर। ओके 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 इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वाला जो है ना अच्छा दिल्ली से हाँ, सोशल साइंस रिसर्च। यस सर। ओके क्या प्रोजेक्ट थे आपके वैसे? सर मेरा काम यमुना फ्लड प्लेन में था। पहला जो दोनों रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, पहला प्रोजेक्ट था अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ माइग्रेंट वुमेन इन यमुना फ्लड प्लेन और दूसरा काम था इसी से रिलेटेड कि राइपेरियन बेस्ड वेजिटेशन इन यमुना फ्लड प्लेन, मतलब लाइवलीहुड और कैसे जो वेजिटेशन ग्रो करती है फ्लड प्लेन में उसको इस्तेमाल करके वहाँ रहने वाले लोग एक तरीके से अपने लिए एक लाइवलीहुड सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पटेरा और टाइप की क्रॉप्स हैं उनसे। तो ये क्रॉप्स अलग अलग रिवर में अलग अलग हैं? सर अगर फ्लड प्लेन की बात करें कि जैसे राइपेरियन जो जोन होता है एक नदी के दोनों तरफ का एरिया या ओके और इसकी इधर की बात करें उसमें वाले वेजिटेशन नहीं होते हैं। वाईफाई इशू आपकी तरफ से प्रॉब्लम है कि इस साइड से है?
मेरा नेटवर्क तो स्टेबल है। इधर भी स्टेबल दिखा है, कोई नहीं। हेलो। हाँ, आ रही आवाज आ रही। मेरा पानी मेरी विरासत कोई योजना है, जानती हैं आप? हाँ सर, मैं पढ़ तो रही थी, यस, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। ओके। और जल संरक्षित हरियाणा, जल संरक्षित हरियाणा, जल संरक्षित हरियाणा। नहीं सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी। हेलो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और बीएड का क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ओके, बाय। तो हम हायर एजुकेशन के लिए नेट क्यों क्वालिफाइड करा रहे हैं लोगों को, और बाकी लोगों के लिए बीएड क्यों करा रहे हैं? क्या हायर एजुकेशन में पढ़ाने वालों को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है? सर, हायर लेवल पे जैसे अगर बीए, एमए इन लेवल्स की बात करें तो इनमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका उनके सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो, और नेट जो एग्ज़ाम है वो आपका सब्जेक्ट में कितना आपको पता है सब्जेक्ट नॉलेज, वो टेस्ट करता है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि नेट में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही टेस्ट होता है, उसमें जनरल टीचिंग, जनरल रिसर्च के क्वेश्चंस या क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेपर 1 में आते हैं। तो नेट इसलिए ऐसा होता है। और बीएड जो है वो स्कूल लेवल टीचिंग के लिए होता है, उसमें फोकस, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसका फोकस थोड़ा ब्रॉड होता है, उतना डेप्थ में नहीं जाता है। तो टीचिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज, और इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। सर, आई थिंक इट्स अबाउट बोथ, क्योंकि अगर आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स तक, 12th तक, मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन्हें समझाने में, तो वहाँ प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन बीए, एमए लेवल तक आते आते स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन्हें हो चीज़ों की, तो आप वहाँ थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आप उन्हें दे सकते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक हमारे तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ज़रूरी है, पर अलग-अलग लेवल पे। एक हमारे मित्र हैं, तो उनको लगता है कि टीचिंग इज एन एक्टिंग। मेरे एक फ्रेंड है, उनको लगता है, बड़े वेल नोन टीचर है, हम सब साथ के लोग हैं, तो और बड़े बच्चों की क्लासेस हैं, छोटे बच्चों की तो नहीं है। तो उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस है कि शिक्षण अभिनय है, ये कहाँ तक सही है? सर, टीचिंग इज़ एन एक्ट, आई वुड एग्री, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जितनी भी आपके पास नॉलेज है, चाहे वो डिटेल में हो या ब्रॉडली आपने सब चीज़ें पढ़ी हों, वो ज़रूरी है ना कि आप स्टूडेंट्स तक वो चीज़ पहुंचा सकें। तो एक तरीके से अभिनय ही है कि आप कितनी अच्छी तरीके से वो चीज़ समझा सकते हैं, जो
रियलिटी है उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के सामने. तो यस, टीचिंग इज एन एक्ट. एक्ट और एक्टिंग. अब मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि पर्सनली जैसे मुझे लगा है और हमारे कुछ और लोग हैं, वे भी ठीक वेल नोन टीचर्स हैं, उनको लगता है इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बहुत हाई लेवल की क्लैरिटी अगर नहीं है तो आप पढ़ा नहीं सकते. फिर आपको लग रहा है कि यू आर डिलीवरिंग, लेकिन आप बच्चे को कभी एम्पावर नहीं कर सकते. सर आपकी आवाज कट गई बीच में. अच्छा, अब आ रही है? हाँ हाँ. और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि टीचिंग जो है वो नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग है. अगर आप जितना क्लियर नहीं, बहुत हाई लेवल पे क्लैरिटी नहीं है अगर आपको, तो आप बच्चे को फैक्ट्स तो बता सकते हैं प्रेजेंटेबल मैनर में, उसमें जोक्स तो सेट कर सकते हैं, उसको एंटरटेनमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसे एम्पावर नहीं कर सकते कभी. दोनों दोनों ही बातें सही हैं. कि बिना नॉलेज के आप पढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर आपको नॉलेज है और अगर आपको समझ है तो आप समझा तो ले ही जाओगे ना. एग्जैक्टली कैसे समझाओ. सर आपने दो बातें कही, एक टीचिंग इज एन एक्टिंग. एक्टिंग और एक्ट. एक्टिंग, Acting. एक्ट तो एवरीथिंग है, Teaching is an एवरीथिंग इज act, एक्ट. and okay, teaching is an acting, and you cannot teach without a good clarity of the subject, good understanding of the subject. मैं दोनों बातों से एग्री करती हूँ कि आपको थोड़ी क्लैरिटी तो होनी चाहिए. इनफैक्ट अगर ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी है तो आप ज़्यादा समझा सकते हैं, लेकिन समझाना भी एक तरीके से एक एक्टिंग ही है. और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको सब कुछ नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं लोगों को. What is तो दोनों चीज़ें ही हैं. difference between the understanding and knowledge? Understanding and knowledge. If you have an understanding of something, you can develop Am I audible? तो हेलो. हाँ हाँ. Am I audible? यस सर, आपकी बीच बीच में आवाज. हाँ, यू आर ऑडिबल नाउ. Give me my answer. Give me answer of my question. सर आपने पूछा कि अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज अलग कैसे है, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में डिफरेंस क्या है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप कोई चीज़ समझ पा रहे हैं, तो उसके ज़रिए आप तब आप कह सकते हैं कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज है. ये तो कोई टर्म, ये तो वर्ड्स का गेम हो गया.
Okay, give me some answers. I will ask some new questions. Okay, Please sir. tell me something about the Haryana Clean Air Project. Do you have any idea? सर नहीं. No. अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जो इस साल का बजट है, उसमें कितना पैसा ज्योग्राफी के लिए आया है? The issues related from the geography. How much allocation by the government in this year budget? Do you have any idea? India. No, sir. Okay. Okay, Janvi, now your interview is over. But I will expect you. Give me my, है ना? You will search about that questions, okay? Okay. Level of clarity. Yes, sir. कोई और एडवाइस? क्योंकि देखो आप अच्छे स्टूडेंट, हाँ सर, आप बताइए. आप अच्छे स्टूडेंट हो तो है, देखो 15 मिनट ही हो रहा है इंटरव्यू ना, 15-16 मिनट बोर्ड हो रहा है, और उस पर वाइट बोर्ड पे आपसे कुछ वो पूछेंगे भी, सुनने के लिए भी कह सकते हैं, नॉर्मल फैक्ट्स भी पूछ रहे हैं. लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो तो एक चांस बनता है कि वो इस तरह की बातों पे जो अभी हम कर रहे थे, वो 20 मिनट का इंटरव्यू हो जाए आपका. ठीक ना? तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाए. तो ये थोड़ा Yes, sir. सा क्लैरिटी रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे इश्यूज होते हैं, अगर वो हल्के से ट्रिगर हो गए ना तो इंटरव्यू अपने हाथ में आ जाता है, बढ़िया हो जाता है. क्योंकि ये ओपिनियन बेस हो जाते हैं, है ना? Yes, sir. आप ऑफलाइन आएंगे एक बार भी? Yes, sir. मैं कल आ रही अच्छा, कल आ रहे हैं. हाँ, तो हूँ. उस आप दिन आइए मेरी पहले. तबीयत खराब हो गई थी तो मैं नहीं आ पाई हाँ, थी. एक बार आप आइए कल, तो आपको सामने से देख के बताते हैं फिर, है ना? ऐसे सिर्फ चेहरा चेहरा दिखता है, बट यू आर अ गुड स्कॉलर बेटा. ठीक है सर, ठीक है. हाँ, मैं सर हरियाणा का मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, आज खत्म हो जाएगा. तो वो है हरियाणा, मैंने थोड़ा कम पढ़ा है अभी तक, कोई लेकिन नहीं, आप कल क्वेश्चन से कल थोड़ी टेस्ट हेल्प तो करते मुझे हैं, कल मिली तक ही है. प्रिपेयर करके आइए, फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताते हैं, है ना? हाँ. यस सर. चलो, थैंक यू. ठीक है सर, ठीक है. ओके, बाय. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. एक और है भाई, अब इतना ना बस खींच देता हूँ.